और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 7 मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, तो हमें 7 मैन मेड डिजास्टर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर आप जानते हैं कि डिजास्टर को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो नेचर के कारण होता है, ठीक है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर ह्यूमन की गलतियों के कारण होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया, ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। तो मैन मेड डिजास्टर रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होते हैं, ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण होते हैं, या फिर फेलियर टू फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री बनाई गई है तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि इसको ये फॉलो करने हैं। ठीक है, और अगर वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन आए, कोई डिजास्टर की सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो ये किस में आएगा, मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आएगा। इसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो पहला हम देखते हैं 7 हमें मैन मेड डिजास्टर को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हम लेते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होते हैं, तो इसको पहले देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कब अकर होते हैं, कहाँ अकर होते हैं, फैक्ट्रीज में, कोई केमिकल प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है, कोई इक्विपमेंट फेल हो गया है, या कोई सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं किया गया है, या कोई ह्यूमन एरर हो गया है। तो इन सब कारणों के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, जिसमें एक गैस रिलीज हो गया था, ठीक है, लीक हो गया था, जिसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है, काफी खतरनाक गैस होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये हुआ था, ठीक है, जिसमें कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी, थाउजेंड्स ऑफ डेथ देखने को मिले थे इस गैस के कारण। इसके अलावा चेरनोबिल डिजास्टर 1986, ठीक है, यूक्रेन में, ठीक है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां पे क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पे ये लीकेज हो गया था, तो रेडिएशन के कारण कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो हमारा मैन मेड डिजास्टर है, जिसको कहते हैं ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल क्या होता है, मान लीजिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या एक्सट्रैक्शन, कोई मतलब मान लीजिए ट्रक है, ठीक है, ट्रक किसी फ्लेमेबल लिक्विड को, फ्लेमेबल फ्यूल को ले जा रही है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और उससे क्या हो गया, कोई लीकेज हो गया। ठीक है, लीकेज हो गया सड़क पे, ओशियन में, कहीं पे भी, तो इसको कहते हैं ऑयल स्पिल। ठीक है, ऑयल स्पिल भी क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर है। एग्जाम्पल अगर देखें इसके तो डीप वाटर होराइजन स्पिल 2010 में हुआ था। ठीक है, ये ऑयल स्पिल हुआ था 2010 में, डीप वाटर होराइजन स्पिल हुआ था, जिसमें जो एक ऑफशोर ऑयल रिग है, ऑयल रिग कहने का मतलब जहां से ऑयल निकाला जाता है, वहां पे एक मैसिव एक्सप्लोजन हो गया था। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये ऑयल रिग था, और वहां पे लीकेज के कारण वहां पे बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो गया था। इसके अलावा एक्सॉन वेल्डेज स्पिल 1989 में हुआ था, जिसमें टैंकर कोलाइड कर गया था, ठीक है, अलास्कन वाटर्स में। तीसरा डिफोरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये तीसरा हमारा मैन मेड है, जिसमें एक्सेसिव लॉगिंग, बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। मतलब जो लैंड है हमारा वो क्या हो रहा है, डेजर्टेड हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल अमेजोन रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे इलीगल लॉगिंग के कारण बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ मतलब हमारे पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है इसे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
फिर एरल सी श्रिंकिंग काउज्ड बाय वाटर मिसमैनेजमेंट। एरल सी जो हमारा है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है लगातार। तो ये भी क्यों हो रहा है, जो वाटर मिसमैनेजमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, फोर्थ हम देखते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर्स की बात करते हैं। जैसे एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं अगर उसको मिस हैंडल किया जाता है तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है वो होता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिससे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में रेडिएशन निकलता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल में जिसके कारण हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जो कि आपके शरीर के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो फुकुशिमा डाइची डिजास्टर 2011 में हुआ था। ठीक है, फुकुशिमा कहाँ है, जापान में ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जिसमें अर्थक्वेक और सुनामी ने क्या किया था, रिएक्टर को डैमेज कर दिया था। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको डैमेज कर दिया था जिसके कारण बहुत ज्यादा रेडिएशन जो है वो रिलीज हुआ था। और चेरनोबिल डिजास्टर जो हमने देखा, ये यूक्रेन में जो हुआ था 1986 में, चेरनोबिल का डिजास्टर, तो इसके कारण भी बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा रेडिएशन के कारण कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट अगर देखें 5 जो हमारा है टेररिज्म। ठीक है, आतंकवाद। तो टेररिज्म बेसिकली किसे कहेंगे, एक्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम, वायलेंट काम आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, ग्रुप को, है ना, किसी अपने पर्सनल मोटिव के लिए, है ना, पॉलिटिकल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, किसी भी चीज के लिए, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, टेररिज्म जैसे कि आपने देखा होगा 9/11 जो अटैक हुआ था अमेरिका पे, 9/11 का जो अटैक हुआ था 2001 में। ठीक है, जिसमें एयरप्लेन्स को हाईजैक करके उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्या कर दिया गया था, टकराया गया था इस बिल्डिंग को, पूरे बिल्डिंग जो हो गई थी, तबाह हो गई थी। इसके अलावा मुंबई अटैक जो 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई पे, तो ये भी क्या था, एक टेररिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन फायर्स। ठीक है, अर्बन फायर जो शहरों में आग लगता है, तो फायर्स इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया ड्यू टू फॉल्टी वायरिंग, या फिर गैस लीक हो गया हो, फॉल्टी वायरिंग हो गया हो, जिसके कारण कई सारे जो है फायर के केसेस देखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो लंदन ग्रीनफील्ड टावर फायर 2017 में हुआ था। ठीक है, जिसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसके कारण कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सूरत कोचिंग सेंटर फायर 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब क्या है, अर्बन फायर के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट अगर देखें ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स मतलब एक्सीडेंट जो कि एयर, रेल और रोड, ठीक है, जो हमारे 3 ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, तो इनमें जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं इसको अंडर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट रखेंगे। ठीक है, और ये होते किस कारण से है, ह्यूमन एरर के कारण हो सकते हैं, किसी इक्विपमेंट फेलियर के कारण हो सकते हैं, या फिर पुअर मेंटेनेंस के कारण हो सकते हैं। तो ये सब क्या कारण बनते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स के। एग्जाम्पल अगर देखें तो टाइटैनिक सिंकिंग 1912 में, आप जानते होंगे कि इस समय 1912 में ये सबसे बड़ी शिप थी। ठीक है, टाइटैनिक, जो कि 1912 में क्या हुई थी, सिंक हो गई थी। क्यों सिंक हुई थी, क्योंकि इसका कोलिजन हो गया था, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। आइसबर्ग कहने का मतलब एक आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिससे जाके ये टकरा गई थी और उसमें क्या होल हो गया था जिसके कारण ये डूब गई थी। ठीक है, उसके अलावा बोइंग 737 मैक्स जो 2018-19 में क्रैश हुआ था, जिसमें सॉफ्टवेयर फेलियर के कारण, ठीक है, ये 2 क्रैश हुए थे। तो ये सब कुछ जो मैन मेड डिजास्टर है हमने देखा कि ये सब मैन मेड डिजास्टर हमने एक्सप्लेन किया। ऑयल स्पिल हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, टेररिज्म हो गया, अर्बन फायर और ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। ठीक है, 7 मैन मेड डिजास्टर को क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी 4 पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है,
तो एक एक करके देखते हैं। पहला है पोस्ट डिजास्टर वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि डिजास्टर के बाद का जो डिजास्टर के बाद जो भी वेस्ट हुआ उसको कैसे हम मैनेज करें। ठीक है, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो पोस्ट डिजास्टर वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सिस्टमैटिक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है सॉर्ट करना, सॉर्टिंग, उससे छांटना, और रिसाइकलिंग, रिसाइकल करना, और उसे डिस्पोज करना। ठीक है, जो भी वेस्ट जेनरेट हुआ है डिजास्टर के बाद, ठीक है, जो भी डिजास्टर के बाद वेस्ट जनरेट हुआ है उसे सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट करना, सॉर्ट करना, रिसाइकिल करके उसे डिस्पोज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्ट डिजास्टर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसके बाद कई सारा वेस्ट जनरेट होता है, डेब्रिस होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम कह सकते हैं कि जो हम पहले की लाइफ यानी कि नॉर्मल लाइफ में अगर वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट पहले देख लेते हैं कि डिजास्टर के बाद किस तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं। तो पहला है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर अर्थक्वेक आया है तो कई सारे बिल्डिंग्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिसके कारण जो डेब्रिस होगा, ठीक है, जो वेस्ट जनरेट होगा इससे, कोलैप्स्ड बिल्डिंग से, रोड से और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। तो ये कैसा वेस्ट है? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है। दूसरा है ग्रीन वेस्ट। ग्रीन वेस्ट कहने का मतलब जो ट्रीज वगैरह है, ठीक है, ट्रीज है, जंगल है, तो वो सब क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय होंगे। ट्रीज टूट के गिरेंगे तो उनको, वो भी क्या होंगे, उनको भी सही तरह से सेग्रीगेट करना, अलग करना जरूरी है। तो ये ग्रीन वेस्ट के अंतर आएंगे। तीसरा है हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, यानी जो घरों से वेस्ट निकल रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे डैमेज्ड फर्नीचर हो गया, कोई अप्लायंस हो गया, या फिर पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गए, तो ये सब हाउस होल्ड वेस्ट में आएंगे। और चौथा हैजार्डस वेस्ट, जो खतरनाक वेस्ट हो गए, रेडिएटिव वेस्ट हो गए, केमिकल्स हो गए, कोई केमिकल हो गया, एस्बेस्टस, कॉन्टामिनेटेड कोई मटेरियल हो गया, कोई मेडिकल वेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब दवाई वगैरह हो गया, तो ये सब किस में आएंगे? हैजार्डस वेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो इतने सारे वेस्ट आपको मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन, हाउस होल्ड या हैजार्डस वेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे इसे वेस्ट मैनेज करें? ठीक है, ये वेस्ट मैनेजमेंट के जो स्टेप्स है कैसे फॉलो करें? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है असेसमेंट करना वेस्ट का। ठीक है, वेस्ट असेसमेंट यानी कि इवेलुएट द टाइप एंड वॉल्यूम। सबसे पहले क्या कीजिए कि कौन सा टाइप है और कितना वॉल्यूम है। जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सा, किस तरह का वेस्ट है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है। उसके बाद मैप द डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। जो भी डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हैं उसको आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ पे वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब एक जगह कहाँ पे वेस्ट जो है वो जमा है। फिर है सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग। दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है, अब उसको सॉर्ट करना। ठीक है, आपने देख लिया कि यहाँ पे इतने सारे वेस्ट है, अब उसको आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब उसको क्या करना है, सॉर्टिंग का प्रोसेस शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेस्ट को कैटेगरी वाइज कि ये रिसाइकलेबल वेस्ट है, ये हैजार्डस वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, या फिर नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है। तो अलग अलग कैटेगरीज में सारे वेस्ट को क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कलर कोडेड बीन्स का यूज कर सकते हैं, या टेम्पररी स्टोरेज एरियाज को यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, कलर कोडेड बीन्स कहने का मतलब हो गया कि ऐसे 4 डस्टबिन्स बना लिए, जो एक रिसाइकलेबल को रखे, एक हैजार्डस को रखे, एक ऑर्गेनिक को रखे और एक नॉन रिसाइकलेबल को रखे। तो अलग अलग कलर कोडेड बीन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है, अब उसको सॉर्ट आउट कर लिए सारे को, वेस्ट को सॉर्ट कर लिए हैं, अब उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करके उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कलेक्शन व्हीकल्स हम इंश्योर करेंगे और उन वेस्ट को क्या करेंगे, अपनी जगह पे जहां पे उन्हें भेजना है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देंगे।
जहां उन्हें लैंडफिल्स वगैरह के लिए उसे, ठीक है, लैंडफिल्स का मतलब जानते होंगे, एक बड़ा सा डिग होल करके उसमें वेस्ट को डाल दिया जाता है और फिर उसको भर दिया जाता है, इसी को लैंडफिल बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रायोरिटाइज हैजार्डस वेस्ट टू मिनिमाइज हेल्थ रिस्क। अब हैजार्डस वेस्ट को प्रायोरिटी देना है, ठीक है, क्योंकि हैजार्डस वेस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो आपको इन वेस्ट को प्रायोरिटी देना है और सबसे पहले जो इसको डिस्पोज करने का काम है वो इन्हीं को करना है। फिर है टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज, एक टेम्पररी स्टोरेज बनाइए और ट्रांसफर स्टेशन बना के वहां पे डिजास्टर साइट में बना के वहां पे वेस्ट को आप रख सकते हैं, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए। जब तक कि सारी चीजें फंक्शनल ना हो जाए, चैनल ना एक क्रिएट हो जाए, तब तक आप एक टेम्पररी स्टोरेज बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स की बात करते हैं तो फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? सडन एंड इंटेंस फ्लडिंग होते हैं, ठीक है, याद रखिए, इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। सडन और इंटेंस फ्लडिंग इवेंट जो होता है किस कारण से हो सकता है? हैवी रेनफॉल के कारण हो सकता है, या फिर रैपिड स्नो मेल्ट, कहीं पे अगर स्नोई एरिया है वहां पे जल्दी से अगर स्नो मेल्ट हुआ है तो उसके कारण हो सकता है, या डैम फेलुअर के कारण हो सकता है, अगर कोई डैम जो है वो फेल हो गया है तो उसके कारण भी फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। तो ये जो फ्लैश फ्लड होते हैं जरूरी नहीं कि कोई वार्निंग दे के आए, ठीक है, अचानक होते हैं, सडन होते हैं, ठीक है, नो वार्निंग, एंड बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। इनका जो डिस्ट्रक्टिव पावर होता है वो काफी ज्यादा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव पावर काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। कॉजेज की अगर बात करें फ्लैश फ्लड का तो वो होता है हैवी रेनफॉल। सबसे पहला जो कॉज है वो है हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा के कारण, है ना, इंटेंस एंड शॉर्ट बर्स्ट ऑफ रेन, मतलब अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई है एक छोटे पीरियड के लिए, तो कोई एरिया का ड्रेनेज सिस्टम अगर उतना अच्छा नहीं है तो वहां पे फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम अगर उसका ठीक नहीं है तो वहां पे क्या हो सकता है? फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई डैम है, ठीक है, वहां पे कोई डैम है और वहां पे फेल्योर हो गया, डैम फेल्योर हो गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है? सडन रिलीज हो सकता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एक साथ रिलीज हो जाएगा और वो एरिया जो होगा वो फ्लडेड हो जाएगा, तो वहां पे फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। तीसरा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कैसे? तो इम्परविएबल जो सरफेस है, रोड, बिल्डिंग, वाटर अब्जॉर्प्शन होने नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है? सरफेस रन ऑफ ज्यादा होता है, ज्यादा वाटर जो होगा वो सरफेस पे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहने का मतलब जो हमारा स्ट्रक्चरल चीजें है, जैसे माउंटेन हो गया, ठीक है, प्लेन्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है, स्टीप स्लोप्स हो गया, नैरो वैलीज हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? चैनल, ये सब क्या करते हैं? ये वाटर के लेवल का, मान लीजिए कि आपके पास एक स्टीप स्लोप है इस तरह का, ठीक है, और यहाँ से बारिश हो रही है, ठीक है, पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो ये एक क्या करेगा? फ्लो ऑफ वाटर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, एक स्पीड, एक स्लोप प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके कारण भी जो होता है वो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो सकती है ना, फ्लड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। अब मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, कैसे इसे कम किया जाए फ्लैश फ्लड्स को? तो पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, तो आपको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे पता चले कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो एडवांस मेट्रोलॉजिकल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसे प्रिडिक्ट करने के लिए उसको एम्प्लॉय करना, ठीक है, उसे सही जगह पे डिप्लॉय करना। दूसरा है प्रॉपर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बढ़िया होना चाहिए जिससे इफिशिएंट ड्रेनेज हो, है ना, जो भी पानी आ रहा है वो क्या होना चाहिए? आसानी से ड्रेन हो जाए, रिवर में चला जाए, सी में चला जाए, ठीक है, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तीसरा है एफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज मैनेजमेंट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए? ट्रीज को लगाइए, एफोरेस्टेशन कीजिए और जो लैंड है उसको सही तरह से आप मैनेज कीजिए, जिसमें आप वेजिटेशन कवर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा, जिससे सरफेस रन ऑफ जो होता है, सॉइल का जो कटाव होता है वो कम होता है।
उसके अलावा रिजर्वायर है, डैम मेंटेनेंस, जो भी डैम है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसे प्रॉपर क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डैम पुराना हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं या फिर उसका फिर से प्रॉपर तरीके से उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वायर और डैम मेंटेनेंस कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं जो हमारा सी है, हैजार्डस इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस। ठीक है, वोल्केनोस ज्वालामुखी के जो हैजार्डस इफेक्ट्स होते हैं उस पे हम देखते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन क्या है, नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये इरप्शन मतलब पावरफुल डिजास्टर माना जाता है, जिसके कारण एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़े एरिया में एक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके कारण इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, सोसाइटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हैजार्डस इफेक्ट जो होगा वोल्केनो का, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी इफेक्ट। ठीक है, ये 3 इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो हैजार्डस इफेक्ट है वोल्केनोस को। ठीक है, 3 भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी इफेक्ट। ठीक है, जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो जाए, मतलब वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो डायरेक्ट इसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट जो रिजल्ट है उसको प्राइमरी इफेक्ट्स में रखेंगे। जैसे कि लावा फ्लो है ना, लावा फ्लो जो होता है तो इसमें जो हॉट मोल्टेन रॉक है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है आपको पता होता है कई लेयर से बना हुआ है, 3 लेयर है बेसिकली, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जो अर्थ हमारा बना हुआ है ये बेसिकली इन्हीं 3 लेयर से बना हुआ है और इसके अंदर जो होते हैं कई सारे मिनरल्स, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये जो कोर होता है हमारा, ठीक है, बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होता है जहां पे मोल्टेन जो ये मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जो हॉट मोल्टेन रॉक हो गया वो क्या करता है, सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, होम्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी इरप्शन के बाद जो हॉट मोल्टेन निकल रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। ये जो लावा है वो क्या कर सकता है, एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, जिसके कारण कई सारे बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि लावा फ्रॉम द 2018 किलायू इरप्शन, हवाई जो है यूएस के अंतर्गत आता है, हवाई आइलैंड, वहां पे कई सारे आपको जो है एक्टिव वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे 2018 में जो ये इरप्शन हुआ था 2018 में हवाई में, इससे हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, जापान में भी आपको कई सारे एक्टिव वोल्केनोस देखने को मिलते हैं, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इंडिया में भी देखने को मिलता है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, बैरन आइलैंड, ठीक है, तो वहां पे भी एक्टिव वोल्केनोस है। पायरोक्लास्टिक फ्लोज, जिसमें हाई स्पीड एवलांच ऑफ हॉट गैसेस, जो अब देखिए वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा के साथ साथ कई सारे हॉट गैसेस जो होते हैं वो भी इरप्ट होते हैं, ऐश, स्मोक, ठीक है, तो बहुत सारा ये सब बाहर की ओर आता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके अंदर मतलब मान लीजिए कि कई सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जो सब इसके नीचे दब जाते हैं। एग्जाम्पल आपका देखिए 1902 का जो इरप्शन है माउंट पीले, जिसमें 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, जो माउंट पीले 1902 का इरप्शन है, लगभग 30,000 जो है लोग इसमें मारे गए थे। तीसरा एश फॉल की अगर बात करें तो वोल्केनिक एश जो होते हैं इसके कारण क्या हो सकता है, रूफ डैमेज हो सकता है, क्रॉप डैमेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं इसके कारण। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें तो 1991 का जो इरप्शन है माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में हुआ था, जिसके कारण एक्सटेंसिव एशफॉल हुआ था, जिससे जो सराउंडिंग एरियाज है वो सब पूरे जो है वो क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। ये सब थे प्राइमरी इफेक्ट, जिसमें लावा हो गया, स्मोक हो गया, गैसेस हो गया, ठीक है, इन सब का जो इफेक्ट है वो। सेकेंडरी इफेक्ट जो कि इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है, जो लावा मतलब के बाद जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, वोल्केनिक मड फ्लो जो लैंडस्लाइड होता है, तो इसमें क्या होगा, इरप्शन जो होता है वो डिस्टेबलाइज कर देगा, स्लोप को डिस्टेबलाइज कर देता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड जो होते हैं वो काफी ज्यादा
बढ़ जाते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है, मिक्स ऑफ एश, रॉक एंड वाटर, ठीक है। एश, रॉक, वाटर सब क्या हो सकता है, वो नीचे की ओर आ सकता है, जिसके कारण कैनबरी कम्युनिटीज को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डैमेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो नेवाडो डेल रुइज इरप्शन 1985 में हुआ था, ठीक है। ये जो नेवाडो डेल रुइज इरप्शन हुआ था 1985 में, जिसके कारण कई सारे लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, ठीक है। लगभग 23,000 पीपुल डाइड इन दिस, ओके। फिर है फायर्स, जो कि सेकेंडरी इफेक्ट आएगा। लावा एंड पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल्स है, गैस वगैरह है, जो क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में आग लगा सकते हैं, जंगलों में आग लगा सकते हैं, जिसके कारण बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो वाटर है वो कंटामिनेट हो सकता है, जो पानी है हमारा पीने का पानी वो कंटामिनेट हो सकता है, तो वोल्केनिक एश के कारण हो सकता है। जो भी रिवर है, ठीक है, वेल है, ट्यूबवेल्स है, तो वो सब में क्या हो सकते हैं, कॉन्टामिनेशन हो सकता है। इसके कारण जो वाटर रिसोर्स है हमारा पॉल्यूट हो सकता है। उसके अलावा है डिसरप्शन ऑफ एयर ट्रैवल। अब इसके कारण क्या हो सकता है, अब पूरा ही इन्वायरमेंट में अगर स्मोक है, ठीक है, ऐश है, तो जिसके कारण एयर ट्रैवल जो है वो डिसरप्ट हो सकता है, ठीक है। एयर ट्रैवल जिसके कारण वोल्केनिक ऐश जो होता है एटमॉस्फेयर में वो डैमेज कर सकता है एयरक्राफ्ट के इंजन को, जिसके कारण फ्लाइट हैजार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट्स थे। अब जो हमारा टर्शियरी इफेक्ट है, जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स है, ठीक है। टर्शियरी जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, मतलब एक लंबे समय तक ये लास्ट करते हैं, रहते हैं। जैसे कि हो गया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो हो गया, तो लार्ज इरप्शन के कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है SO2, ये गैस रिलीज होगा, ठीक है। जो लावा के साथ गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर के बाद का लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके कारण क्या होते हैं, एरोजोल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिसके कारण सनलाइट जो होता है वो अर्थ तक नहीं आ पाता, ठीक है। सन का जो हीट है वो एक लेयर की तरह ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। लार्ज इरप्शन जिस एरिया में होता है एक लेयर की तरह फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण सन का जो हीट है वो नहीं आ पाता, इसके कारण जो टेम्परेचर होता है वहां का काफी डाउन होता है, ठीक है। ये अर्थ को कूल करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल 1815 का इरप्शन हुआ था माउंट टेम्बोरा में, जिसके कारण ईयर विदाउट अ समर, पूरा एक साल बिना समर के वहां पे था, ठीक है। इतना बड़ा ये इरप्शन था कि वो पूरा एरिया में एक ऐसा लेयर बन गया था, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसके कारण सन का हीट वहां तक पूरे एक साल तक नहीं आ पाया था, तो पूरा, जिसके कारण क्या हो गया था, ईयर विदाउट ए समर। अब सनलाइट जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, हमारे अर्थ के लिए, अगर सनलाइट नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे, तो इसके कारण यहाँ पे लार्ज स्केल पे फैमीन देखने को मिला था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा डी है रिहैबिलिटेशन इन डिजास्टर, ठीक है। रिहैबिलिटेशन फिर से जो होम्स, हाउस, ठीक है, प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन डिजास्टर में, वो देखते हैं। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग नॉर्मलसी, ठीक है। जो भी डिजास्टर हुआ है, डिजास्टर के बाद फिर से नॉर्मल लाइफ में आने का जो प्रोसेस है वही क्या है, रिहैबिलिटेशन है, ठीक है। तो जो भी कम्युनिटी इफेक्ट हुई है डिजास्टर के बाद, उसके लिए फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, फिर से लाइवलीहुड के सोर्सेस को देना, ठीक है। जितने भी सोशल इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं उसको खत्म करना, तो ये सब किस में आता है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आता है। ये क्या करता है, जो गैप बन गया है, ठीक है, गैप बिटवीन इमीडिएट रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। ब्रिजेस द गैप, जो गैप बन गया है, जो रिलीफ और लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन उसके बीच का जो गैप है उसको कम करता है, जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है। इसके की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो की ऑब्जेक्टिव है वो है रीस्टोर बेसिक सर्विसेज। जो भी बेसिक सर्विसेज है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो इसको क्या करना,
रीस्टोर करने का काम करता है, ठीक है। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, इन सब चीजों को। इसके अलावा फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग जो है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, क्योंकि डिजास्टर के बाद जो ये फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, तो उसको क्या करना, कम करना। फिर रीस्टैब्लिश लाइवलीहुड्स एंड प्रोमोट इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है, लाइवलीहुड को फिर से एस्टैब्लिश करना और इकोनॉमिक कंडीशन को फिर से क्या करना, सुधारना। फिर स्ट्रेंथन कम्युनिटी रेजिलियंस टू फ्यूचर डिजास्टर, और कोई ऐसा फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए लोगों को फिर से क्या करना, मजबूत करना, ट्रेन करना, ठीक है। तो ये सब रिहैबिलिटेशन में आएगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में। तो पहला है डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट। जो भी डिजास्टर में डैमेज हुआ है, क्या जरूरतें हैं, उसको क्या करना, असेस करना, है ना, कि किस एक्सटेंट पे डैमेज हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, और जो भी जरूरतें हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करेंगे कि लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हो, जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जिसमें जो भी लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो पार्टिसिपेट करें प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट हो। तीसरा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको तेजी से लोगों तक क्या करना, पहुंचाना, उसे मोबिलाइज करना, चैनलाइज करना, ताकि जल्दी से जल्दी वो जो नीडी लोग हैं वहां पर ये रिसोर्स पहुंच पाए। इसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट एजेंसी हो गए, एनजीओ हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब के साथ आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करते रहना है। कोऑर्डिनेट करके इनके साथ मिल के आपको रिसोर्सेस को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है लोगों तक। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट कराना जितना जल्दी से जल्दी हो सके। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, और चीजों को लास्ट में क्या करना, मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना कि जो आपने जो चीजों को चैनलाइज किया है, मोबिलाइज किया है, वो कितना इफेक्टिव है ना, कितने सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको मॉनिटर करना और उसे इवैल्यूएट करना। जो भी आपका प्रोग्रेस है, रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्रेस है, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है नेशनल डिजास्टर ट्रेंड, मतलब भारत में जो डिजास्टर का ट्रेंड है, यानी भारत में कौन से डिजास्टर ज्यादा आते हैं, किस तरह के डिजास्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है देखिए बहुत ही हाईली वल्नरेबल है, मतलब कि इंडिया में ज्यादा डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। कई तरह के डिजास्टर यहाँ पे, नेचुरल भी और मैन मेड भी, दोनों तरह के डिजास्टर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया का जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी इंडिया का क्या है, बहुत ही डाइवर्स है दोनों तरह से, ठीक है। अगर हम देखें कि सोशल लेवल पे भी अगर देखें, क्लाइमेटिक कंडीशन देखें, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर देखें, तो हर तरह से इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट यहाँ की टोपोग्राफी मिलती है, ठीक है। तो इन सब में इसीलिए यहाँ का जो डिजास्टर ट्रेंड है वो काफी हाई है। तो ट्रेंड इन डिजास्टर हाईलाइट एन इंक्रीज इन देयर फ्रीक्वेंसी, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कैसा है इंडिया में। नाउ की डिजास्टर ट्रेंड की अगर बात करें तो पहला है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर। भारत में जो नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसमें इंडिया ने विटनेस किया है क्या, राइज इन ऑकुरेंस ऑफ जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया। तो इस तरह के डिजास्टर जो हो गए, ड्रॉट और लैंडस्लाइड, ये सब डिजास्टर जो है वो इंडिया में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक हाई ट्रेंड देखने को मिला है स्पेशली फॉर दिस डिजास्टर, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स और लैंडस्लाइड्स, ठीक है। ये सब जो डिजास्टर है वो एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्रीक्वेंट फ्लड इन असम, बिहार और केरल, इन सब एरियाज में लगातार फ्लड्स आते रहते हैं। खासकर बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें लगातार फ्लड आता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, जो क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, डिजास्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है,
मतलब इंटेंसिफाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हीट वेव आ रहे हैं, ठीक है। अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो आउटब्रस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, जो डिजास्टर ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एग्जाम्पल अगर देखें 2023 का जो हिमालयन फ्लड्स आया था, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अर्बन डिजास्टर्स की बात करते हैं, तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण अर्बन फ्लड्स, बिल्डिंग कोलैप्स, फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इन सब जगहों पे ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर ड्रॉट्स की अगर बात करें, ड्रॉट्स यानी कि सूखा, तो जो ड्रॉट्स हैं, जो भी एरिड और सेमी एरिड, मतलब कि जो डिजर्टेड एरियाज हैं, ठीक है, और जो सेमी एरिड रीजन्स हैं, तो राजस्थान वगैरह का जो रीजन है, राजस्थान, गुजरात और पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे ये ड्रॉट की सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या है इसका, एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है, वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की कमी हो रही है, और जो रूरल डिस्ट्रेस है, मतलब जो रूरल एरियाज है वहां पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की अगर बात करें, तो इंडिया में फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते रहते हैं, आपको पता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी है, तो इन दोनों से क्या होता है कि फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते रहते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल अगर देखें तो 2019 का साइक्लोन फानी आया था, ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था उड़ीसा में, साइक्लोन फानी की वजह से, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं लैंडस्लाइड्स और एवलांच की बात करते हैं। लैंडस्लाइड्स एंड एवलांच, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांच क्या है, नेचुरल हैजार्ड्स हैं, जिसमें क्या होता है, सडन डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, ठीक है, सडन डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मटेरियल का, सडन डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसके कारण क्या होता है, इट रिस्क बढ़ जाता है लाइफ, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट को, ठीक है। देखिए दोनों का जो कारण होता है वो ग्रेविटी होता है, ठीक है, ग्रेविटी ड्रीवन होता है, मतलब जो फोर्स लग रहा होता है उसको नीचे लाने में वो कौन होता है, ग्रेविटी काम करती है। बट दोनों में कुछ अंतर है, क्या क्या अंतर है वो हम देखते हैं। दोनों को अगर कंपेयर करें, लैंडस्लाइड को और एवलांच को, तो जो मटेरियल इन्वॉल्व है, लैंडस्लाइड में जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं रॉक, ठीक है, इसमें रॉक है, सॉइल है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स की अगर बात करें। बट एवलांच में जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्नो होता है, आइस होता है, ठीक है, स्नो और आइस के साथ कुछ हो सकता है सॉइल वगैरह, बट लैंडस्लाइड में सिर्फ रॉक और सॉइल होता है, इसमें आइस नहीं होगा। अगर ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, रेनफॉल, अर्थक्वेक और डिफोरेस्टेशन, ये तीन मेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं लैंडस्लाइड के। लेकिन एवलांच में हैवी स्नोफॉल, बहुत ज्यादा अगर स्नोफॉल हो गया है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आया है, ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण आपको एवलांच देखने को मिलेगा। तीसरा है स्पीड ऑफ मूवमेंट, मतलब किस स्पीड से मूव करता है, तो लैंडस्लाइड में मॉडरेट टू रैपिड मूव करता है, लेकिन जो एवलांच होते हैं एक्सट्रीमली रैपिडली मूव करते हैं, एक्सट्रीमली रैपिड होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। चौथा अगर देखें कॉमन लोकेशंस की बात करें, तो जो लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा वो हिली एरियाज में देखने को मिलेगा या माउंटेनियस रीजन्स में देखने को मिलेगा, लेकिन एवलांच वहीं पे मिलेगा जहां पे स्नो कवर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी माउंटेन होंगे लेकिन ज्यादातर क्या होगा, स्नो कवर्ड होना चाहिए, तभी वहां पे एवलांच देखने को मिलेगा। फिर अगर इम्पैक्ट की बात करें, जो प्राइमरी इम्पैक्ट होता है, तो लैंडस्लाइड का जो प्राइमरी इम्पैक्ट है वो क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स देखने को मिल सकता है। एवलांच में थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ है और डैमेज टू माउंटेन एरियाज, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो एवलांच आ रहे हैं तो वहां पे ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, तो बस हो सकता है कुछ थोड़े बहुत ह्यूमन सेटलमेंट्स हो, लेकिन जो वहां पे क्या हो सकते हैं, माउंटेन एरियाज में कुछ डैमेज देखने को मिल सकता है। मिटिगेशन प्रोसेस की बात करें तो स्लोप स्टेबलाइजेशन, आपको क्या करना होगा, स्लोप को स्टेबलाइज करना होगा, वेजिटेशन प्लांट करके उसके स्लोप को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं।
और एवलांच के लिए कंट्रोल्ड स्लाइड्स और स्नो फेंसेस लगा सकते हैं स्नो के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा 2023 का PYQ, हमने कंप्लीट किया। ठीक है।